डियर स्टूडेंट नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा होती क्या है, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे कि समांतर क्रम संयोजन का नियमन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा होती क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखा है। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को बिंदु ए तथा दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। दोस्तों मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, अगर इस परिभाषा को आप चित्त के अनुसार याद करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आपको आसानी से याद भी हो जाएगा और आप दूसरे को भी बता सकेंगे। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा है, इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को तथा दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ते हैं। यानी दोस्तों परिभाषा में तो प्रतिरोध और सिरे के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रतिरोध क्या है और सिरा क्या है। चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं। जो दोस्तों ये हमारा R1 है, ये हमारा पहला प्रतिरोध है। R2 जो है ये हमारा दूसरा, और R3 जो है हमारा तीसरा प्रतिरोध है। अगर दोस्तों सिरे की बात करें तो जो हमारा ये पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया और ये दूसरा सिरा हो गया। अगर दोस्तों दूसरे प्रतिरोध के सिरे के बारे में बात करें तो ये पहला सिरा हो जाएगा, ये दूसरा सिरा हो जाएगा। अगर दोस्तों तीसरे प्रतिरोध के सिरे के बारे में बात करें तो ये पहला सिरा हो जाएगा और ये दूसरा सिरा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को बिंदु ए तथा दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जो पहला हमारा सभी प्रतिरोध है इसका पहला सिरा बिंदु ए से तथा दूसरा सिरा बिंदु बी से क्या है दोस्तों, जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप चित्रानुसार समझ गए होंगे कि इसकी परिभाषा कैसे सरल है, आप दूसरे को समझा भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरी बात मैंने कहा था कि समांतर क्रम संयोजन का नियमन भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, समांतर क्रम संयोजन हेडिंग डाल लेनी है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, इसकी परिभाषा यहाँ तक आपको लिख लेना है। फिर उसके बाद में आपको आगे लिख रहा हूँ, फिर आपको बारीक से समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने उसके आगे लिखा है कि और इन दोनों बिंदुओं के बीच एक बैटरी जोड़ देते हैं। तो दोस्तों आप चित्रानुसार यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बिंदु ए है और बिंदु बी है, इनके जो बीच में क्या है दोस्तों, एक बैटरी जोड़ दी गई है। ओके दोस्तों ना, यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दी गई। ओके तो फिर चलिए दोस्तों मैं आगे लिखता हूँ, फिर आपको बारीकी से समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके आगे मैंने लिखा, इसमें तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तथा इसमें धारा I1, I2, I3 प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों आप चित्रानुसार समझ सकते हैं, जो हमारा प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है, यह क्या है दोस्तों, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, मतलब एक के ऊपर एक जुड़ा हुआ है। ओके दोस्तों, फिर आगे यहाँ पर लिखा हुआ है तथा इसमें धारा I1, I2, I3 प्रवाहित हो रही। तो दोस्तों आप चित्र में खुद देख रहे हैं कि जो धारा हमारा I1 है, I2 है, I3 है, क्या है दोस्तों, ये प्रतिरोधों में क्या है, मतलब बह रही है प्रतिरोध की ओर। ओके फिर चलिए दोस्तों मैं आगे लिखता हूँ, फिर आपको बारीक से समझाने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके बाद में लिखा है कि और इनके बीच विभवांतर भी का मान समान रहता है। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप श्रेणी क्रम में पढ़े हैं तो देखिए वास्तव में क्या होता था कि I का मान समान रहता था, तब उसमें विभवांतर का मान निकलता था। लेकिन यहाँ दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर विभवांतर भी का मान समान रहता है तो I का मान निकलता है। ओके दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर ओम का नियम लिखते हैं, फिर आपको मतलब धारा का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों ओम के नियम से। तो दोस्तों हमारा ओम का नियम होता है V बराबर I R। ओके दोस्तों, अब आपको क्या करना होगा, इस फार्मूले से आपको यहाँ से I का मान निकालेंगे सबसे पहले। ओके तो यहाँ पर दोस्तों I का मान निकालने के लिए देखिए यहाँ पर जो कैपिटल R होता है I के गुणे में है, तो जब दोस्तों हम बराबर के इस साइड भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं V बटे कैपिटल R बराबर स्मॉल I। अब आपको दोस्तों क्या करना होगा, V अपन कैपिटल R बराबर I को हम दोस्तों इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे या स्मॉल I बराबर V अपन R लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, I बराबर V अपन R के जरिए से आपको I1, I2, I3 का मान निकाल लेना होगा। तो दोस्तों जब हम I1 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे I1 बराबर हो जाएगा दोस्तों V1 बटे R1 हो जाएगा।
तो दोस्तों जब हम I2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे I2 बराबर V अपन I2 हो जाएगा। या जब दोस्तों I3 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे I3 बराबर V अपन R3 लिख देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा समीकरण दोस्तों, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड बन जाएगा और ये हमारा समीकरण थर्ड बन जाएगा। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, I1, I2, I3 के इन सभी मानों को जोड़ लेना होगा। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको समीकरण फर्स्ट कामा सेकेंड तथा थर्ड को जोड़ने पर फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखना होगा कुल धारा। ओके दोस्तों, कुल धारा गिनना हो, क्योंकि हम I1, I2, I3 तीनों धारा को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर कुल धारा लिखा। फिर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर I1, I2, I3 लिखा है तो यहाँ पर I1, I2, I3 का मतलब जो मान दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे I1 बराबर, I1 का मान है दोस्तों V अपन R1, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे V अपन R1। तो I2 का मान है हमारा V अपन R2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे V अपन R2। प्लस लिखा है तो प्लस लेंगे। I3 का दोस्तों मान है V अपन R3, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे V अपन R3। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो V है हमारा वो तीनों प्रतिरोधों में क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पर हम दोस्तों कॉमन कर लेंगे V। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों, 1 अपन R1 हो जाएगा। प्लस लिखा प्लस लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 अपन R2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 अपन R3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखिए जो हमारा V है वो क्या है, बराबर की इस साइड किस में है, गुणे में है। जब हम बराबर की इस साइड जब हम भेजेंगे किस में हो जाएगा दोस्तों, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों I/V बराबर, इधर ही क्या बचेगा दोस्तों 1 अपन R1 बचेगा प्लस 1 अपन R2 बचेगा प्लस 1 अपन R3 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए हमारा ओम का नियम होता है V बराबर IR। अब आपको ओम के नियम के जरिए से I अपन V का मान निकालना होगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, I का मान निकाल देते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें कैपिटल R किस में है, गुणे में है, तो जब बराबर की इधर ही जाएगा यानी 75 होगा तो किस में हो जाएगा दोस्तों, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा V अपन कैपिटल R, इधर क्या बचेगा दोस्तों, स्मॉल I बचेगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए V अपन R को हम लिख सकते हैं V गुणे 1/R बराबर I लिख सकते हैं। अगर V को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो V आएगा, तो V अपन R है तो है मतलब यानी V अपन R को हम V गुणे 1 अपन R लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मुझे किसका मान निकालना है, I अपन V का। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जो V है बराबर की इधर भी है और किस में है, गुणे में है। तो दोस्तों जब हम बराबर की उस साइड भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इधर दोस्तों क्या बचेगा, इधर 1 अपन R बराबर, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग में चला गया तो I बट्टे क्या हो जाएगा V। यानी दोस्तों हम I अपन V के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपन R लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 अपन R बराबर क्या बचेगा दोस्तों 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 बचेगा। इस प्रकार दोस्तों हमारा समांतर क्रम संयोजन का निगमन मैंने कर लिया। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी।